यस फ्रेंड, तो जैसे मैंने कहा ना, 9th हाउस का लॉर्ड जो कि आपके धर्म को रिप्रेजेंट करता है, जो भी आप धर्म ट्रेडिशन डेस्टिनी होती है, इस डेस्टिनी को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ पे जाते हैं, यानी इस हाउस का 6th हाउस में जाए, 8th हाउस में जाए या 12th हाउस में जाए। 12th हाउस में एक और पॉलिटिशियन है, उनका 9th लॉर्ड है वो 12th हाउस में जाके नीच का हो गया, यानी यहाँ का स्वामी 12th हाउस में जाके नीच का हो जाता है, तो भी अपनी कल्चर को नहीं मानते, मजाक उड़ाते हैं उस धर्म के बारे में, अपने धर्म के बारे में हमेशा ऐसे फनी बातें करते हैं। ट्रेडिशन, अपनी ट्रेडिशन के बारे में मैंने देखा हुआ है उनको, उनका हाउस को यहाँ पे नाम नहीं बता रहा हूँ, अभी बाद में डिस्कस करेंगे कभी। तो लेकिन अब जैसे यहाँ पर 9th का लॉर्ड यहाँ 6th हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है। अब ऐसे ही मिसिस गांधी जो कि ट्रेडिशन को अपनी को फॉलो नहीं करती, वो कहते हैं कि एक तो यहाँ पर डिस्टर्ब हो गया उनका, वीनस और राहु बैठा हुआ है, राहु केतु एक्सिस में, राहु यहाँ पर नीच का है उनका, क्योंकि राहु सजिटेरियस साइन में नीच का होता है। अब देखिए दो थियोलॉजी हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, कि एक तो नीच का मानते हैं स्कॉर्पियो में, राहु को स्कॉर्पियो मतलब वृश्चिक राशि में राहु को नीच का मानते हैं, और दूसरी थियोलॉजी है कि सजिटेरियस धनु राशि में नीच का मानते हैं। और जेमिनी साइन में, जेमिनी में इस समय केतु बैठा हुआ उनका, मिसिस गांधी का जेमिनी है, जेमिनी मतलब मिथुन राशि है, मिथुन राशि में यहाँ केतु बैठा हुआ है, यहाँ राहु बैठा हुआ है मिसिस गांधी का, है ना। और वीनस शुक्र बैठा हुआ है यहाँ पर 6वें घर में, तो 9th का लॉर्ड है, यानी कर्क राशि लग्न में जो नेहरू जी के हुई सेम राशि लग्न में हुई है, लेकिन लग्न में उनका शनि बैठा हुआ है, 2nd हाउस में मंगल बैठा हुआ है, और यहाँ पर 12th हाउस में केतु बैठा हुआ है, यानी पूरा जो लग्न है उनका मैलिफिक प्लैनेट से घिरा हुआ है। ऐसे जो लोग होते हैं, अब जैसे मैंने कहा था ना कि मिसिस गांधी ने एक उसको एस्ट्रोलॉजर को जेल में डाल दिया। जेल में क्यों डाल दिया? क्योंकि उसने ये प्रेडिक्ट कर दिया कि मिसिस गांधी का जो फ्यूचर है बड़ा वायलेंट होगा, बड़ा हिंसक होगा, वह काफ़ी फ्यूचर उनका एकदम वायलेंट मतलब हिंसक है, काफ़ी हिंसा होगी उनकी फैमिली में, और ये सब होगा, और उनकी अपनी जो डेथ होगी मिसिस गांधी की वो भी बड़ी ब्रूटल होगी, ऐसा उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया। इस बात को सुन करके लोगों ने बताया कि ऐसे कोई एस्ट्रोलॉजर कह रहा है कि आपकी लाइफ अच्छी नहीं है, बाद में फ्यूचर लाइफ आपकी डिस्टर्ब है और वायलेंट फ्यूचर होगा, और आपकी डेथ भी बड़ी ब्रूटल होगी, नेचुरल डेथ नहीं है आपकी। ऐसे किसी एस्ट्रोलॉजर को उसको जेल में डाल दिया। अब बाद में क्या हुआ अभी कि जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजर फिर क्या करते हैं, फिर आपके बारे में अच्छी बातें निकालते हैं। एस्ट्रोलॉजर भी डर जाते हैं, उनकी तो फैमिली होती है। उन्होंने क्या, सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजर है जो मैगजीन के राइटर हैं, मैं जानता हूँ उनकी, तो उन्होंने क्या लिखा, मिसिस गांधी की बड़ी नेचुरल डेथ होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, जाने क्या क्या उन्होंने उनके बारे में अच्छी बातें लिख दी। लेकिन क्या हुआ, 1980 में पहले बेटे की डेथ हो जाती है, 1980 में, ठीक है, संजय गांधी की वायलेंट डेथ हो गई। एक बेटा, अपना सगा बेटा क्रैश हो जाता है, एयर क्रैश में डेथ हो जाती है। देन अपनी डेथ हो जाती है 1984 में, ब्रूटल डेथ होती है वो भी, है ना, एसिनेशन हो जाता है। देन हिंसक डेथ हुई। सेकंड बेटा जो बड़े बेटे थे राजीव गांधी, वो भी 91 में उनकी भी डेथ हो जाती है, वो भी किस तरह, एयर क्रैश, मतलब वायलेंट डेथ पूरा। अब इससे कौन नकार सकता है भाई, क्या एस्ट्रोलॉजी बेकार होती है क्या? उन्होंने उस एस्ट्रोलॉजर को जेल में डाल दिया। उन्होंने जो प्रेडिक्ट किया था, मैं देख रहा हूँ कि उनका 2nd हाउस में मंगल बैठा हुआ है, लग्न में शनि बैठा हुआ है या केतु बैठा हुआ है, तो लग्न पूरा उनका डिस्टर्ब है पहले से। और शनि सैटर्न राहु की पूरी दशा के अंदर ही उनकी जो डेथ हुई है, जो बेटे की डेथ हुई, अपनी डेथ हुई, ये सब उसी पीरियड में हुई है ना। सैटर्न और इसकी, क्योंकि सैटर्न यहाँ पर उनका 7th लॉर्ड भी है, 7th हाउस का स्वामी है। 7th हाउस कहते हैं मार्केस हाउस, मार्केस हाउस 7th हाउस के लॉर्ड का अगर कहीं 2nd हाउस और 7th हाउस इनका पीरियड चलता है, तो उसमें एक्सीडेंट, डेथ, ये सब हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी है, वो सब चेक किया जाता है। वो तो बाद में डिस्कस करेंगे क्या क्या होती हैं चीज़ें। तो मैं कह रहा था कि मिसिस गांधी का 9th लॉर्ड, ये मैं कह रहा हूँ उनका, हालांकि यहाँ मीन राशि उनकी भी, तो मीन राशि का स्वामी गुरु 11th हाउस में बैठा हुआ है, वीन शुक्र की राशि में, और यहाँ शुक्र बैठा हुआ है गुरु की राशि, दोनों में विपरीत राज्यों के, लेकिन एक्सचेंज राज्य बोलते हैं। और इसमें लेकिन राहु जो बैठा हुआ साथ में वीनस के, तो उन्होंने पूरा 6th हाउस डिस्टर्ब किया। और 6th हाउस में ऐसा है, जब वीनस बैठा हुआ और राहु बैठा हुआ, वो लोग कैसा भी क्रिटिकली कोई चीज़ अप्लाई करके अपने एनिमीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, कुछ भी करें, वट एवर। और लीगल केस भी डिपेंड करता है। एक लीगल केस में वो हार गई थी 1973-74 में, तो बाद में 75 में इलेक्शन होना था, लेकिन उन्होंने इलेक्शन नहीं किया और इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, है ना, और इमरजेंसी डिक्लेयर की। अब उससे पहले 73-74 में और क्या किया
कि उन्होंने अपनी कैबिनेट में मुरारजी देसाई जी को अपॉइंट कर रखा था पहले कैबिनेट में, लेकिन उसी कैबिनेट में से मुरारजी देसाई को क्या कह के निकाल दिया। क्या किया उन्होंने? ये कहा कि यू आर टू राइटिस्ट मतलब आप इतने रूढ़िवादी हैं, यू आर सो मच कंजर्वेटिव रूढ़िवादी कह सकते हैं, और राइटिस्ट मतलब सो दक्षिणपंथी हैं, सो धर्म को मानने वाले हैं, अपने धर्म को इतना मानते दक्षिणपंथी मतलब, एंड सो हाइडआउट्स माने इतने छुपी करते रहते हो, छुप के ये सब चीज़ें करते रहते हो, काफ़ी वैसी चीज़ें ऐसे कह के उन्होंने मुरारजी देसाई जी को अपनी कैबिनेट से बाहर निकाल दिया पहले। और जो कि क्योंकि वो नेहरू जी को काफ़ी क्रिटिसाइज करते थे, क्रिटिसाइज नेहरू जी के बारे में जैसे मुरारजी देसाई लिखते हैं अपनी बायोग्राफी में कि ही वाज वेरी सरकास्टिक अबाउट हिंदुइज्म। नेहरू जी काफ़ी सरकास्टिक थे हिंदुइज्म के बारे में, तो ये सब उनको मालूम होगा जरूर, तो उन्होंने इसलिए कैबिनेट से अपने जो भी था अपना बदला लेने के लिए उनको निकाल दिया। और ये कहकर निकाला कि यू आर टू राइटिस्ट, टू कंजर्वेटिव, इतने रूढ़वादी कंजर्वेटिव हैं आप, इतने रूढ़वादी हैं, इतने राइटिस्ट मतलब इतने दक्षिणपंथी हैं, इतनी अपनी धर्म को ही फॉलो करते हो, बाकी चीज़ों को नहीं मानते, ये नहीं करते हो, वट। और इसके लिए क्या कह रही थी कि आप इतने वो हो कि इतने हाइडआउट्स हो कि यू आर नॉट सो कैपेबल टू दिस मॉडर्नाइज वर्ल्ड। आप मॉडर्नाइज वर्ल्ड के लिए, जो मॉडर्नाइज वर्ल्ड हो गया है उसके लिए आप कैपेबल नहीं, इसलिए आप कैबिनेट से निकाले जाते हैं। ये उन्होंने लॉजिक दिया। तो लॉजिक क्या है यहाँ पर? अब देखिए मुरारजी देसाई यहाँ पर उनका एक्वेरियस कुंभ राशि है, यहाँ पर मकर राशि 8वें घर में, 8वें घर का और स्वामी उनका, और कुंभ राशि जो 9th हाउस में उनके में जो कि धर्म को रिप्रेजेंट करती है, उसका स्वामी शनि 5वें घर में उच्च का बैठा हुआ है। उच्च का मतलब तुला राशि में है। तुला राशि 8वीं राशि 9वीं और 10वीं और 11वीं है ना, तो 7वीं राशि में शनि उच्च का होता है। तो वहाँ हालांकि रेट्रोग्रेडेड है, तो उसमें लिखा हुआ है कि ऐसे लोग अपने ऐसे धर्म को फॉलो करते हैं जो कि मतलब काफ़ी ट्रेडिशनल धर्म फॉलो करते हैं, अपने ही धर्म को ही फॉलो करते हैं, मतलब काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि धर्म वो उच्च का प्लेनेट 5वें घर में बैठा हुआ है। हालांकि कुछ और चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं कि ऐसे धर्म को तामसी धर्म फॉलो करते हैं, तामसी तरीके से धर्म को फॉलो करते हैं। तो बताते हैं वो यूरिन पता नहीं क्या क्या यूज़ करते थे, वो सब चीज़ें हैं उसमें। लेकिन शनि क्योंकि वहाँ रेट्रोग्रेडेड हो गया और उच्च का पूरा होता तो अच्छी तरह से यूज करते, अपने धर्म को पूरी तरह फॉलो करते, और उसमें काफ़ी वो होता है ना, अच्छी बातें निकाल के लाते। लेकिन क्योंकि रेट्रोग्रेडेड है इसलिए वो उसमें अपनी तरफ से उन्होंने ऐड किया, यूरिन वगैरह क्या क्या यूज़ करते थे, इस वजह से लोग उनमें काफ़ी कमी निकालते हैं। लेकिन वो नहीं है, फिर भी अपनी ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे क्योंकि वो उच्च का प्लेनेट हो जाता है। शनि उनका यहाँ पर कुंभ राशि का स्वामी है, तो शनि 5वें घर में जाके मुरारजी देसाई जी का मैंने देखा तो वो उच्च का हो जाता है। और लेकिन रेट्रोग्रेड है, बकरी है, बकरी होने की वजह से वो पीछे के हाउस को भी, 4th हाउस को भी देखता है। तो वो भी मरकरी का स्वामी मतलब मरकरी उसका फ्रेंड है। तो मरकरी, शुक्र और शनि ये सभी फ्रेंड होते हैं तीनों, इसलिए तीनों फ्रेंड ही प्लान है, दोनों हाउस को देखता है पीछे और आगे। इस वजह से उनका प्लान काफ़ी अच्छा है, प्रमोशन भी होगा। लेकिन काफ़ी वो भी है, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बाद में बताएंगे जब उनका कभी डिस्कस करेंगे तो। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये कह करके उन्होंने मिसेस गांधी ने, क्योंकि उनका डिस्टर्ब है, जब 9th हाउस में मिसेस गांधी का यहाँ पर कुंभ वो है मीन राशि, और यहाँ सेजिटेरियस साइन जो मीन राशि जो कि गुरु की कहते हैं उसे क्या बोलते हैं, गुरु की जो राशि है, गुरु यहाँ बैठा हुआ 11th हाउस में है ना, और ये गुरु 9th जो राशि है उसके कहते हैं धनु राशि। धनु राशि जो मूल त्रिकोण साइन बोलते हैं इसको, मूल त्रिकोण राशि है उनकी गुरु की, उस राशि को अगर कोई प्लैनेट डिस्टर्ब कर रहा है, राहु और वीनस बैठे हुए हैं है ना मिसेस गांधी के में, तो 6th हाउस में जाके उस राशि को डिस्टर्ब किया, गुरु की राशि को डिस्टर्ब किया। तो गुरु की राशि, हालांकि गुरु विन उसके लिए शनि और शुक्र में और गुरु में दोनों में हुआ क्या एनिमिकल है, एक एनिमी मानता है, एक एनिमी नहीं मानता है, एक के लिए न्यूट्रल है, एक के लिए एनिमी है। विनस के लिए गुरु एनिमी है, लेकिन गुरु के लिए शुक्र जो है हुआ एनिमी है, लेकिन उसके लिए न्यूट्रल है। तो दोनों न्यूट्रल और एनिमी, तो एनिमी के हाउस में बैठे हुए अगर दोनों राहु और शुक्र, तो उस घर को वो डिस्टर्ब करेंगे। इसलिए मिसेस गांधी का जो वो 9th हाउस है उसको डिस्टर्ब किया। स्टार्टिंग वो धर्म को नहीं मानती थी, ये क्या कर ट्रेडिशन कहना, मुरारजी देसाई का एग्जाम्पल दिया मैंने, उनको निकाल दिया ये कह करके कि यू आर राइटिस्ट, यू आर टू राइटिस्ट, यू आर टू कंजर्वेटिव, यू आर टू हाइड आउट टू फॉलो द
मॉडर्न कल्चर और मॉडर्नाइजेशन ऑफ द कंट्री। मॉडर्नाइजेशन ऑफ कंट्री के लिए आप सही नहीं है, सूटेबल नहीं है, यू आर आर्टिस्ट पर्सन, ऐसे कहकर उन्होंने उनको निकाल दिया। इस तरह से मतलब ये जो आपका धर्म का हाउस होता है, 9th हाउस, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसी को देख करके लोग काफ़ी डिस्कस करते हैं। हम लोग इनको लेकर के डिस्कस कर रहे हैं मोस्टली इन दोनों का ही, इन दोनों जीसस का एकदम 9th हाउस स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मंगल यहाँ पर उच्च बैठा हुआ है, शनि के साथ में है। हालांकि उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आया, लेकिन फिर भी अपने धर्म को उन्होंने फॉलो किया सरदार पटेल जी ने, है ना। मंगल बैठा हुआ है, साथ में शनि अपनी राशि में बैठा हुआ है 9th हाउस में, और शनि उसका स्वामी है, शनि उसी राशि में बैठा हुआ है। मंगल बैठा हुआ है, हालांकि मंगल और शनि दोनों एनिमिकल होते हैं, तो धर्म को फॉलो करने में काफ़ी डिस्टर्बेंस आया। नेहरू जी ने विरोध किया, काफ़ी लोगों ने विरोध किया, लेकिन फिर भी ही फॉलोड हिज ओन धर्म। ऐसे ही मोदी जी की में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही फ्रेंडली बैठे हुए 9th हाउस में, इनको धर्म फॉलो करने में नोबडी विल डिस्टर्ब, क्योंकि एवरीथिंग इज ओके। ओके, कोई नेगेटिव है यहाँ पे। चंद्रमा जाकर के लगन में मंगल के साथ में अपने फ्रेंड के साथ बैठा हुआ है, और पहले नीच होंगे क्योंकि उस डिग्री में तो है नहीं, 3 डिग्री में है नहीं, 3 डिग्री से पहले निकल के आगे 8 डिग्री पर है चंद्रमा, है ना। लेकिन मंगल के साथ वैसे बैठा हुआ है, तो मंगल और शनि और चंद्रमा दोनों ही फ्रेंड होते हैं। अच्छा, अब इसके बारे में तो हमने बताया कि क्या मोरारजी देसाई को जो मिसेस गांधी ने निकाला, क्योंकि वो ट्रेडिशन को फॉलो नहीं कर रही पूरी तरह से, है ना। अपना जो धर्म है उसको कितना नेगेटिव कर रही हैं अपनी ट्रेडिशन से हट करके, क्योंकि उनका धर्म का जो हाउस है मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब है, क्योंकि जो शुक्र है वो मैरिड लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, और राहु वहाँ पर, राहु और वो एनिमी का साइन दोनों बैठे हुए हैं। एनिमी की हाउस में बैठ करके जो उस चीज़ को, धर्म को फॉलो करता है, धर्म को रिप्रेजेंट करता है, उस हाउस को वो डिस्टर्ब दोनों करेंगे, जो दोनों डिस्टर्ब किया। अब इस पर काफ़ी लोग डिस्कस करते हैं, भाई राहु और केतु इन दोनों की क्या खासियत है? इन दोनों के बारे में क्या क्या जिक्र किया जाता है। अब राहु केतु के बारे में बताता हूँ। जैसे अभी मैंने बताया कि अपने फ्रेंड के बारे में, तो वो जो इंजीनियर बता रहे थे कि उनकी बहन का एकदम सही हो गया, इलाज अच्छा हो गया, यानी अपने ही ट्रेडिशन के हिसाब से, मतलब अपने ही जो मेडिसिन वगैरह हैं, अपने कंट्री में ऐसी चीज़ें हैं जो कि आराम से ठीक हो सकता है। उन्होंने ट्राइबल आदमी की जो उन्होंने बताया था मेडिसिन को फॉलो किया, एकदम सही हो गया, क्योंकि डॉक्टर उसको सही नहीं कर पाए थे। इस तरह से सबसे पहले तो उनका ये लॉजिक था कि वो जो पंडित नेहरू ने वहाँ ब्रिज बनवाया था, उसके लिए इतने इंजीनियर्स को बुलाया, लेकिन इतना पैसा वेस्ट किया, वो कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए, पैसा वेस्ट काफ़ी किया। लेकिन जो गोताखोर थे आसपास के लोकल लोग, बुजुर्ग लोग, उन्होंने आइडिया दिया कि सर आप ऐसा बनाइए, वो पुल ठीक ठहर जाएगा, अदरवाइज उसमें पानी इतना गहरा, इतना बहाव है, पानी के अंदर इतनी स्पीड है, उस स्पीड में वो पानी तो वहाँ पत्थर ठहर सकता है, सीमेंट को तो छोड़िए, सीमेंट वहाँ ठहरेगा ही नहीं। कैसे सीमेंट से आप ब्रिज बनाओगे इसके ऊपर? उस नदी के ऊपर उन्होंने फाटक जैसा ब्रिज बनाया, उसके ऊपर वो। अब बाद में बताएंगे कि उन्होंने एक स्टोरी बहुत अच्छी बताई, किसके बारे में, ये दिव्य शक्ति होती है कि नहीं होती। तो उसी ब्रिज के ऊपर जाकर के एक बार लंच टाइम में बता रहे थे वो, कि लंच टाइम में मैं अपना लंच लेकर के, अभी मोटरसाइकिल मैंने नई खरीदी थी, वो बता रहे थे कौन सी नई, बुलेट साइकिल खरीदी, बुलेट मोटरसाइकिल। बुलेट मोटरसाइकिल पर लंच टाइम में बैठ करके अपना डिग्गी में रखा वो लंच बॉक्स, और वो बता रहे थे कि वो लंच बॉक्स को लेकर के दूसरी साइड में गए, उस जंगल होता था, बता रहे थे वो जंगल कैसा, उस जंगल से हम लोग डरते थे, वहाँ लोग लोकली कहते थे कि यहाँ पर डाकू वाकू रहते हैं, क्योंकि डाकू जो इंडिया में क्राइम करते हैं वो उस जंगल में फंस जाते हैं और नेपाल की तरफ तो निकल जाते हैं। नेपाल से भी काफ़ी क्राइम, वो क्रिमिनल्स आते हैं, डाकू आते हैं, वो उस जंगल में रहते हैं। ऐसे करके बोले जो क्रिमिनल्स लोग होते हैं वो उस जंगल में रहते हैं, तो उस वहाँ जाने से लोग डरते थे। लेकिन उनका कहना था कि मैं क्यों गया वहाँ पर, वो ब्रिज के ऊपर होते हुए, उसी ब्रिज के ऊपर कह रहे हैं मोटरसाइकिल लेकर के अपनी बुलेट साइकिल पे, और डिग्गी में अभी लंच रखा हुआ था, मैं लंच किया नहीं था लंच टाइम में, जब छुट्टी हुई तो, क्योंकि ऑफिस में जानते हैं लंच टाइम होता है, लंच टाइम में अपना डिग्गी में अपना वो रख के लंच बॉक्स, वो क्रॉस करके उधर गए। उनका कहना था कि मैं वहाँ क्यों गया, क्योंकि वहाँ पर बोले कि एक वहाँ पर एक पेड़ होता था, वृक्ष होता था, उस वृक्ष के ऊपर ऐसे फूल लगते जिनमें कॉटन सी निकलती थी, कई ऐसे वृक्ष होते हैं जिनमें कॉटन निकलती है, बोले कॉटन ऐसी निकलती थी उन पेड़ों में से, फूलों में से, तो नीचे पड़ी हुई थी काफ़ी। तो उन्होंने बताया कि वो जो कॉटन थी, उस कॉटन को मैं लेके अपने पिलो बनाता, तकियों में भरता और आराम से फ्री में तकिया बन जाता, कॉटन की खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए बोले कि मैं कॉटन खरीदने के लेने के लिए एक बोरी साथ में रखी थी, और उस बोरी में एक बोरी को बोरा लेकर के वहाँ पहुँच गए, और उस बोरी में वो कॉटन जो वहाँ फैली हुई थी, फूलों में से निकली हुई, बोरी इकट्ठा में करने का काफ़ी नीचे पड़ी हुई ज़बरदस्त, उसको उन्होंने बोरी में भर लिया। और बोरी में जैसे भर रहे थे, उस समय उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक बुढ़ा आदमी
बुजुर्ग आदमी हाथ में बैग लिए हुए लटकाए हुए और खड़ा हुआ, दाढ़ी थोड़ी थोड़ी सी। तो बोले वहाँ खड़ा हुआ, तो बोले कि मैं एकदम डर गया। मैंने सोचा कि लगता है कोई डाकू आ गया और ये डाकू मुझसे कुछ पूछताछ करेगा। मेरे पास पैसा तो उस समय है नहीं, लेकिन ये हो सकता है मेरी मोटरसाइकिल कहीं गुंडा को बुला करके अभी डाकू को बुला के ले जाए, ऐसा डर मेरे माइंड में आ गया। लेकिन वो बता रहे थे कि ये जो दिव्य शक्तियाँ होती हैं कि नहीं होती हैं। देखिए साधु के बारे में क्या होता है उन्होंने, तो बोले कि वो जो, मैंने तो शुरू में समझता कि डाकू हुआ वो, लेकिन वो बोले बेटा तुम जो सोच रहे हो वो तुम नहीं। वो पहले उन्होंने सबसे पहले ये वो कहा कि बेटे मुझे भूख लगी है, कुछ खाना दे दो, है ना। तो मैंने कहा कि अगर मैं अभी डिग्गी में से दे दूंगा अभी तो ये कुछ, हालांकि मेरे पास नहीं है और कुछ पैसा वैसा, लेकिन अभी कुछ देखेगा तो डिग्गी में खाऊंगा, डाकुओं को बुला करके अभी लुटवा देगा, मेरी पिटाई कर देगा और मोटरसाइकिल को ले जाएगा। बोले मैंने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई खाना बना नहीं है, जाओ यहाँ से निकल जाओ। बोले कि वो इस समय वो बुजुर्ग आदमी बोला, वो जो साधु था, तो बोले कि बेटा तुम्हारे पास में है, कोई बात नहीं, तुम नहीं देना चाहते, नो प्रॉब्लम, तुम्हारी इच्छा है मत दो, लेकिन तुम्हारे पास खाना है। ये सुनकर के मैं थोड़ा सा बोले सकपक आ गया। बाद में उन्होंने क्या किया, अपने बैग में से निकाल के एक छोटा सा स्लेट का टुकड़ा, चौकोर था, बोले स्लेट का टुकड़ा मुझे दिया और साथ में चौक भी दिया। बोले इस पर अपना नाम लिख लो बेटा। तो बोले मैंने अपना नाम उस पर लिख लिया पूरा, जो भी था, श्रीवास्तव उनका सरनेम था, तो पूरा नाम कंप्लीट लिखा। तो लिखने के बाद में उन्होंने अपने बैग में से निकाल के, उस बुजुर्ग आदमी ने एक छोटा सा बैग सेम टुकड़ा था, उस पर मेरा नाम लिखा हुआ, बोले मुझे दिखाया, सेम नेम मेरा वहाँ नोटेड था पहले से। मैं देख के बोले कि मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि भाई इसको एक दो थप्पड़ मारो, इस बुढ़े आदमी को, इस पैसे में छुड़ा लेता हूँ और इसको लेकर के इस टुकड़े को, एक को अपनी वाइफ के पास रखूँगा बनारस में, एक अपने पास रखूँगा। कोई उसमें टेलीफोन का प्रॉब्लम था नहीं, वो टेलीफोन का सिस्टम था नहीं। 64-65 की बात बता रहे थे। तो 64-65 में जब पुलिस कॉर्पोरेट में इंजीनियर थे वहीं पर गोरखपुर के पास, तो उस उस नदी के ऊपर घाघरा रिवर का वो था, उसके पास में, और नेपाल और गोरखपुर का बॉर्डर था यूपी का। तो वो बता रहे थे, बोले कि जब मैंने ये सोचा कि एक टुकड़ा लेकर के, इस टुकड़े को लेके इसे छुड़ा लेता हूँ और इसको लेकर के मैं एक अपनी पत्नी को दे दूँगा बनारस में, और यहाँ से अपना मैसेज लिखा करूँगा, मैं ठीक हूँ, ये हूँ, जो भी है, कॉन्वर्सेशन होता रहेगा, कम्युनिकेशन। बोले कि इससे मैंने सोचा कि इससे, लेकिन वो बोले कि बेटा जो तुम सोच रहे हो वो तुम्हारे पास ये ठहरेगी भी नहीं चीज़, भैया तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम्हारे पास ये चीज़ ठहरेगी नहीं, ये हम लोगों के पास होती है, ये हम लोगों के पास होती है, तुम्हारे पास नहीं ठहरेगी। और ऐसी बोले तो मैंने डर गया। बोले ये तो सब समझ रहा है मेरी बात को। मैंने उसको वापस वो चीज़ कर दी, और ये जो चीज़ थी वापस कर दी। बोले कि बाद में जैसी थोड़ी सी देर में जब उन्होंने वो रख लिया, रखने के बाद में देखा कि थोड़ी सी वहाँ से हवा चली, हवा से थोड़ा कूड़ा करकट इधर हुआ, आवाज़ उधर हुई, मैंने उधर देखा, तुरंत वो अदृश्य हो जाए, कहाँ गायब हो गए। अब उसके बाद में तो छटपटाने लगा कि यार मैंने गलत किया, उनसे कुछ मांग लेता, ये कर लेता, जाने क्या क्या बोले, दिमाग में बात आने लगी। बाद में बोले कि मैं यहाँ 1-2 दिन और भी मैं वहाँ गया उनको ढूंढने के लिए, कहीं दोबारा मिल जाए तो मैं दोबारा से ऐसी चीज़ मांगूंगा जो मेरे फ्यूचर को बता देते, काफ़ी पैसा कैसे मिलेगा, क्या होगा, कैसा पैसा इकट्ठा करूँ, ऐसे बोलने लगे। मैंने बोली कि ये जो दिव्य शक्तियाँ होती हैं हमारे ऋषियों के पास में बहुत ज़्यादा होती हैं। वही बात बताऊँगा उन्होंने क्यों डिस्कस किया था, ये चीज़ें क्यों स्टार्ट की थी। क्योंकि न्यूज पेपर में एक मैगजीन में वो आर्टिकल निकला था जो मैं पढ़ रहा था, उसमें वो संडे को ऊपर छत पे आ गए, तो धूप में हम लोग बैठ करके पेपर पढ़ते थे, सर्दियों का टाइम था शायद। तो क्योंकि मैं कंपटीशन की तैयारी करता था इस बार के लिए, तो इसलिए मैं पेपर पढ़ता था इकट्ठे करके, संडे के दिन टाइम मिलता था उसमें पढ़ रहा था। तो उसमें एक मैगजीन निकली थी, उस मैगजीन में आर्टिकल था कि भाई एक जर्नलिस्ट आई थी, कहाँ से, इटली से, एक इटालियन जर्नलिस्ट जो थी वो हिमालय में घूम रही थी और ये देख रही थी कि यहाँ पर काफ़ी योगी लोग रहते हैं, वो योगी उनके पास काफ़ी दिव्य शक्तियाँ होती हैं, उनके बारे में वो उसमें पेपर में निकला था कि उसने रिसर्च करके काफ़ी चीज़ें लिखी थी, नोट किया था कि वहाँ पर उन्होंने एक संत को जाते हुए देखा, ऊपर आसमान वो नीचे चल रही है और आसमान में एक संत जा रहा है, खड़ाऊँ पहले हुए, उड़ता हुआ जा रहा है और पता नहीं किस पे बैठ के जा रहा था, चुपचाप जा रहा है, ऊपर दिख रहा है जाते हुए। बोले कि ऐसे लोगों को देखा हिमालय में वहाँ रुकते हुए, उस लेडी ने तो वो स्टोरी लिखी थी पेपर के अंदर। तब मैं पढ़ रहा था, उन्होंने ये कहानी सुनाई थी अपने बारे में, ऐसी दिव्य शक्तियाँ होती हैं इंडिया के अंदर, तब उन्होंने ये कहानी बताई थी। और क्या क्या स्टोरी निकली उसमें, जर्नलिस्ट क्या लिखती है इटली वाली, उन्होंने ये बताया कि वो एक संत से मिलने वाली थी। वहाँ लोगों ने बताया लोकली कि एक संत हैं जो कि आगे जाके 5-6-10 किलोमीटर आगे रहते हैं,
पहाड़ के ऊपर ही हिमालय में। वो बहुत ही बड़े संत हैं, उनसे आप जाके मिलिए, ये वो उनके पास दिव्य शक्तियाँ हैं। तो बोले कि इतनी देर में, मैंने कहा हाँ ये बात तो सही, मैं चलती हूँ। तो बोले कि हम अपने जो कैमरा मैन वगैरह थे उनके साथ निकलते हैं, और रास्ते में जा रहे थे, उसी बीच में एक घुड़सवार घोड़े पर सवार होकर निकलता एक लड़का मिला, यंगस्टर था, साधु टाइप का ही। बोले कि गुरुजी ने मना किया हुआ है, आप उनसे नहीं मिल सकती। तो बोली कि मैं ये देख रही थी कि इसको कैसे, गुरुजी को कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं वहाँ जा रही हूँ, 10 किलोमीटर दूर बैठे हैं वो गुरुजी। तो वो शिष्य बता रहा था उनका कि आप गुरुजी से मिल सकते, गुरुजी ने बोला है कि आप उनसे नहीं मिल पाएंगे, इस समय वो बहुत बिजी हैं, बहुत व्यस्त हैं, और किसी गांव में जाकर के भूत यानी प्रेत आत्मा वगैरह वो भगा रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं, इसलिए उनके पास टाइम नहीं है इस समय, आप अभी नहीं मिल सकती, इतने दिनों के बाद मिलना, ये मिलना, ऐसे करके उन्होंने मतलब मना कर दिया। तो ये जो बात थी उनमें पेपर में लिखा हुआ था, जब मैं ये पढ़ रहा था तब उन्होंने, श्रीवास्तव जी ने, जो इंजीनियर थे, हमारे घर में रहते थे, किराए पर रेंट पर रहते थे, जब हम पढ़ते थे, तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में रहता था, तो हम पढ़ता था, तो उन्होंने ये बात बताई थी। तो जो मतलब दिव्य शक्तियाँ होती हैं कि नहीं होती हैं इंडिया में, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पहले से प्रचलित हैं, दिव्य शक्तियाँ होती हैं और लोग उसका यूटिलाइज करते हैं। यूटिलाइज गरीबों को सही करने के लिए अच्छा करते हैं, बहुत अच्छी बात है भाई, होना चाहिए। जैसे कि आजकल धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि दिव्य शक्तियों का यूज अगर आप पुअर लोगों को उठाने के लिए, उनकी प्रॉब्लम दूर करने के लिए नहीं करो तो किसके लिए करोगे भाई, है ना। तो इसलिए वो पैसा न चार्ज करके अगर गरीबों का कल्याण करते हैं, लोगों के बारे में बताते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में, वी डूइंग वंडरफुल थिंग, करना चाहिए। इसलिए दिव्य शक्तियाँ हमारे ऋषियों के पास होती थी, तपस्या से कैसे प्राप्त करते हैं वो तो सबको नो नहीं है भाई, कैसे तपस्या की जाती है, क्या की जाती है, वो तो सब दैट इज अंडर पॉइंट। अब हम आते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैं बता रहा था कि अगर आपका 9th हाउस डिस्टर्ब है तो आप धर्म को फॉलो नहीं कर सकते। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, जितने लीडर्स हैं उनके बारे में मैं एक एक करके बताऊंगा जब उनका कंपेरिजन करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो एकदम क्लियर बात हो जाती है, अपने आप समझ जाओगे भाई इन्होंने, क्योंकि उनका डिस्टर्ब है वो हाउस। और सबसे पहले डिस्कस करने की, जो भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, समझते हैं, आप अपना कमेंट करिएगा कि भाई आपने क्या क्या इनके बारे में समझा है, क्या चाहते हैं, क्या है वो है, और इन के बारे में क्या नेहरू जी लिबरल डेमोक्रेट थे, क्या वो अपने धर्म को फॉलो, अपनी धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिटिसाइज करते थे। ये उन्होंने अपनी रूल बना रखा था उसमें, क्योंकि लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी थी ज़्यादा उस समय। इंग्लिश पीपल गए थे अभी, तो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी जो इतनी ओवर पावर कर रही थी सब चीज़ को, उन्होंने ऐसी ऐसी हिस्ट्री लिखी है, हिस्ट्री में ऐसी बातें लिखी हैं जो कि एकदम सही नहीं है बिल्कुल भी। आर्यन कल्चर कहीं भी नहीं है, कोई एरियन वो इन्वेजन नहीं हुआ। एरियन कल्चर जो बताई है, एरियन आए थे इंडिया में, कोई नहीं आया एरियन, कोई ऐसे इंडिया में सबसे पहले भाई कोई अटैक करने वाला, लेकिन अपनी इन्वेजन को अपने को प्रूव करने के लिए उन्होंने बता दिया कि एलियंस भी यहाँ पे आए थे, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। एक शाखा उनकी उधर चली गई यूरोपियन साइड में, यूरोप साइड में, जो हम भी ब्रदर सिस्टर्स हैं आपस में। ऐसी बातें लोगों ने केवल फिल्मी ग्राउंड पर बनाई हुई हैं, वो सब एक आइडियोलॉजी है। लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी जो वो सिर्फ यही है कि अपने धर्म को आप क्रिटिसाइज, जितना आप अपने धर्म को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, देन यू आर ए लेफ्ट लिबरलिस्ट, लेफ्ट लिबरल पर्सन, है ना, यू आर लेफ्ट आइडियोलिस्ट पर्सन। और लेफ्ट आइडियोलिस्ट मैं कह रहा हूँ जो रूस वाले पहले करते थे, जहाँ से धर्म स्टार्ट हुआ, लेनिन और मार्क्स जो थे उनकी मूर्तियाँ तोड़ दी गई, खत्म कर दिया गया, क्योंकि उससे पॉवर्टी आती है भाई। अब जितना आप इसे करो, कोई काम करोगे नहीं, अपने यूनियन बना लेते हो, लेबर यूनियन बना दीजिए, कोई काम मत करिए, कैसे भाई आप देश आगे बढ़ेगा, इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ेगी। इसलिए हमेशा कैपिटलिज्म और ये सभी दोनों आइडियोलॉजी का मिक्स होना चाहिए, सभी का वो भी हो। और कैपिटल आइडियोलॉजी नहीं होगी, पूंजीपति लोग नहीं होंगे, कैसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, क्या होगा। इसलिए सभी कुछ मिक्स होना चाहिए। वो जो लेबर यूनियन की बना करके लेबर से यूनियन बना रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, हंगामा करे जा रहे हैं। जैसे कि वेस्ट बंगाल में पहले एग्जाम दे चुका हूँ, है ना, ज्योति बसु के टाइम पर 35 वर्ष तक वहाँ पे वेस्ट जो वो था लेफ्ट आइडियोलॉजी और लेफ्टिस्ट का रूल रहा पूरा, एकदम कैपिटल खराब कर दिया। कैलकाटा बहुत अच्छा कैपिटल होता था पहले शुरुआत में, अच्छी उसकी वो थी इकोनॉमी, बढ़िया फर्स्ट क्लास शहर था, लेकिन सब कुछ बर्बाद कर दिया। जैसे कुछ लोग कह रहे थे जो वहाँ पे विजिट करके आ रहे थे कि लेबर्स यूनियन बना रखी हैं, कोई काम नहीं करते हैं, फटाफट कोई स्ट्राइक कर देते हैं और कोई काम ही नहीं होता। इसका मतलब वर्क इज डाउन, इसलिए आगे बढ़ने का कोई वो तरीका है वो सब बेकार हो गए। और जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उनको, जो भी पैसे वाले हैं उनको आप ज़्यादा वो नहीं दे रहे हैं, तो वो कैसे एम्प्लॉयमेंट लोगों को क्रिएट करेंगे भाई। इस वजह से लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी जो बीच में चली थी वो काफ़ी डिस्टर्ब कर गई। अब लोगों को थोड़ा सा सेंस आ रहा है, अपनी चीज़ों को अच्छा मानते हैं, और दैट डिपेंड्स अपॉन द रूलर्स,
जितने रूलर्स होते हैं, नेहरू जी उस समय थे, लोग नेहरू जी को फॉलो करते थे, नेहरू जैसे करेंगे वैसे आप लोग करेंगे, है ना। इसलिए आइडियोलॉजी जो थी उस समय नेहरू जी की क्योंकि ऐसी थी, इस वजह से लोग उनको लेफ्ट आइडियोलॉजिस्ट बोलते हैं। लेकिन बाकी जो जर्नलिस्ट हैं, जैसे मैंने बताया था पहले कि जर्नलिस्ट उनको क्रिटिसाइज करते हैं और उनको कहते हैं कि ही वाज डायनेस्टी प्रमोटर, ही वाज आई मीन दिस सरकास्टिक अबाउट हिंदुइज्म दिस एंड दिस। वो क्यों सरकास्टिक थे, क्या थे, वो मैंने बता दिया। अब आते हैं हम मेन चीज़ पर। ये जो यूनि मिलन करते हैं, दो मैच करते हैं दो राशियों का, है ना, दो प्लैनेट्स का जो हम मिलन करते हैं तो कैसे करते हैं, दो आई मीन नेटिव की कुंडलियों का, उनमें ये जो 8 पॉइंट मिलाते हैं। सबसे पहले वश्यकूट बता रहा था, तो वश्यकूट में जैसे मैंने बताया कि कुछ राशियां होती हैं जो मानव राशि कहलाती हैं और कुछ जलचर राशि होती हैं, कुछ चतुष्पाद होते हैं और एक लियो साइन और स्कॉर्पियो साइन, दोनों को नहीं रखा गया। ठीक है, अब इनके बारे में जरा लिखता हूँ तब क्लियर करते हैं। अब इन पॉइंट को लेते हैं जल्दी फटाफट खत्म। यस फ्रेंड, तो हम लोग बातें कर रहे थे भाई ये जो वो होती हैं। नंबर सेकंड जो है वर्णकूट हमने डिस्कस कर लिया था। सेकंड हम डिस्कस कर रहे थे वश्यकूट। वश्यकूट में ये जो राशियाँ होती हैं 12 राशियाँ, उन राशियों को अलग अलग चार कह सकते हैं मानव राशियाँ। कौन कौन सी राशियाँ हैं, मतलब डिफरेंट काइंड की राशियाँ होती हैं। तो 5 कैटेगरी बनाई गई हैं ऋषियों ने। 5 कैटेगरी कैसे बनाई, तो ऋषियों का जो बनाने का तरीका है बहुत अच्छा है, साइंटिफिक। अब आप इसको साइंस नहीं कहते, जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ी, जिन्होंने वैदिक साइंस नहीं पढ़ी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ी है, भाई वो तो उसको कमियां निकालते रहते, उनको पता ही नहीं क्या होती है। लेकिन हम लोग डिस्कस करते हैं इन चीज़ों के बारे में कि उन्होंने ये कैसे डिस्कस किया। क्या ऋषियों ने पूरा एस्ट्रोनॉमी पढ़ रखी थी, पूरे स्टार्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में सब जानते थे कि इसी कैसे उन्होंने डिस्कस किया ये सब। क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे आती हैं वो सब एक जैसी निकलती हैं, 100% सही निकलती है, वैसा ही नेचर आदमी की होती है। तो इन्होंने ये जो नेचर का डिस्कशन है, इस तरह से उन्होंने राष्ट्रों के बारे में लोगों के साथ कैसे मिलान किया हुआ, कैसे किया हुआ, तो ऋषियों का जो डिवोशन है, आई कांट इमेजिन अबाउट दिस, आई मीन किस तरह किया होगा, बहुत ही आई मीन अद्भुत।